हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एलपी 2024 में मेंसुरेशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया है। बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद ली जाती है और उसके केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार छिद्र ड्रिल किया जाता है। आगे देखिए क्या बोला है। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोखले गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाता है। यानी नीचे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन में क्या है, जो खोखला गेंद है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ ही साथ जो मूल गेंद था उसके पृष्ठीय क्षेत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब ध्यान से समझिएगा, यह हमारा एक गोला है। अब इस गोले के केंद्र में जो है एक बेलन ड्रिल किया गया है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या किया गया है, एक बेलन ड्रिल करके डाला गया है, यानी छेद करके एक बेलन डाला गया है। यह आपका हो गया बेलन का बेस और यह आपका बेलन का क्या हो गया, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, जो बेलन आप देख रहे हैं, जो बेलन इसके अंदर डाला गया है, उस बेलन का त्रिज्या कितना है, उसका त्रिज्या आपका 1 हो जाएगा और इसका ऊंचाई कितना होगा। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो ये जो बेलन है इसका जो ऊंचाई है वो इसके त्रिज्या के, यानी जो गोला है उसके त्रिज्या के दोगुना के बराबर। और वैसे भी जो गोला का ऊंचाई होता है ना, वो उसके त्रिज्या के दोगुना के बराबर होता है। तो गोला का त्रिज्या कितना है, 10। तो इस बेलन का जो ऊंचाई होगा वो क्या हो जाएगा, 10 का दोगुना यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हम इस गोले की बात करें, पूरे गोले का, तो गोले का त्रिज्या इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, गोले का त्रिज्या यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है। सब जगह सेंटीमीटर है, तो हमारा जो यहाँ पे यूनिट है वो अंडरस्टूड है, हर जगह सेंटीमीटर है, हम बार बार यूनिट नहीं लिखेंगे। इतना चीज आप समझ पा रहे होंगे। यह जो गोला है उसका त्रिज्या कितना है, 10। अब इस गोले के अंदर एक जो है बिल्कुल बीचों बीच, हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं, इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच जो है छेद करके क्या किया गया है, एक बेलन इस तरीके से डाला गया है। उस बेलन का त्रिज्या कितना है, 1। और उस बेलन का त्रिज्या 1 है और इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई दिया नहीं है, लेकिन देखिए यहां से लेकर के यहां तक और केंद्र के साथ ऐसा किया गया है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, देखिए उसके केंद्र में, तो बिल्कुल केंद्र में है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होगा वही बेलन का ऊंचाई होगा। और यह दूरी क्या है, गोला के त्रिज्या का दोगुना। गोला का त्रिज्या 10 है, 10 का दोगुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि जो खोखला गोला है, ठीक है, इसको जब हटा लेंगे तो जो खोखला गोला बचेगा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बताइए कि इस पूरे गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका त्रिज्या देखिए कैपिटल आर से दर्शाया है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें देखिए एक सर्किल यहाँ पे कट जाएगा और एक सर्किल यहाँ पे आपका कट जाएगा, दो जगह सर्कल कटेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या देखिए, अब बेलन है, बेलन का त्रिज्या 1 है, तो पाई आर स्क्वायर एक इधर से, पाई आर स्क्वायर एक इधर से, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर जो है इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इतना माइनस होगा। और उसके बाद ये जो भाग है आपका, इसका भी तो क्षेत्रफल निकालिएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि बेलन है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच। तो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा और इसके अलावा प्लस क्या हो जाएगा इसमें, 2 पाई आर एच। यही क्या होगा, यही होगा आपका खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, खोखला बेलन का यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसका अनुपात हमें किससे बताना है, मूल गोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो मूल गोला का त्रिज्या क्या था, आर, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसी का हमें रेशियो यहाँ पे निकालना है। अब आइए सबका वैल्यू इधर पुट हम लोग कर देते हैं। कैपिटल आर की जगह 10 लेंगे, तो यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर 100, 100 में 4 से गुना करेंगे 400, यह वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 400 पाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर की जगह 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुने 4, 400, 400 पाई हो जाएगा। स्मॉल आर का मान क्या है, 1, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और पाई, यानी कि इसका मान आपका 2 पाई हो जाएगा। इधर देख लीजिए, इसका मान क्या है, 20, आर का मान 1 है, 20 गुने 1 20, 20 दूना 40, यह कितना हो जाएगा आपका, 40 पाई हो जाएगा। तो ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में टोटल वैल्यू कितना आया, 400 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, पहले हम प्लस कर लेते हैं, 400 पाई में 40 माइनस करेंगे, 440 में से 2 माइनस करेंगे 438 पाई। तो 438 पाई जो है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया खोखले गोले का। और नीचे आप देख पा रहे हैं 4 पाई, यहाँ देख लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह 10 लेंगे ना, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 गुने 4, 400, 400 पाई हो जाएगा आपका नीचे में। 400 पाई आपका नीचे में आ गया, पाई से पाई कैंसिल,
2 से काटेंगे 219 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 219 बट्टा 200 यानी कि विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। यहाँ देखिए क्या है, बोला है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर आयाम, कहने का मतलब यह लंबाई है यह चौड़ाई है, वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से। अच्छा देखिए यह क्या है, यह आपका पाइप का क्षेत्रफल दे रखा है, आयताकार पाइप के माध्यम से। आगे क्या बोला है कि 200 मीटर गुने 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पानी भरा जाना है। यानी एक पाइप के माध्यम से पानी भरा जा रहा है एक टंकी में। ठीक है, पाइप के माध्यम से क्या हो रहा है, एक टंकी में पानी भरा जा रहा है। अब पानी का स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय मिनट में हमें बताना है, पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। यानी किसमें, 200 मीटर, यहाँ देखिए 200 मीटर गुना 150 मीटर, यानी इतना लंबा और इतना चौड़ा टंकी में इतना ऊंचाई तक भरना है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यह बताना है कि कितने समय में टंकी जो है वह आपका टंकी के आयतन में 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखिए तरीका क्या होता है। पानी का जो आयतन होता है, या हम आपसे कहें कि कुल पानी की मात्रा, यानी पानी का जो आयतन होगा वह होता है, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे हम, क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो मात्रा होगा। ठीक है, पानी का जो आयतन होगा वह किसके बराबर हो जाता है, यह बराबर हो जाता है ए गुने भी गुने टी के। ए गुने भी गुने किसके, टी के। जहाँ ए के स्थान पर क्या रखते हैं, ए के स्थान पर रखते हैं हम लोग, जब पाइप से हम लोग किसी टंकी को भरते हैं उस समय इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं। जब पाइप से किसी टंकी में पानी भरा जाता है, पानी का स्पीड दे रखा होता है, उस केस में यहाँ पे इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। ए के जगह हम लोग लिखते हैं पाइप के मुहाने का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, पाइप के मुहाने का क्षेत्रफल। ठीक है, मुहाने का क्षेत्रफल। और पाइप का मुहाना जो होगा वो आपका वृत्ताकार भी हो सकता है, क्योंकि पाइप बेलनाकार भी कभी कभी दे देता है। तो अगर पाइप बेलनाकार है तो उसका मुहाना कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। उसका मुहाना जो है आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, जो भी आकार होगा। हम सबसे पहले ए के जगह वही लिखते हैं। ए के जगह क्या लिखेंगे, पाइप के मुहाने का क्षेत्रफल, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। आगे देखिए भी के जगह क्या लिखते हैं हम लोग, भी के जगह लिखते हैं पानी की चाल, वेलोसिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की चाल। भी के जगह क्या लिखेंगे, पानी का चाल। और टी के जगह क्या रहेगा, टी के जगह रहेगा टाइम, यानी कि कितना समय लगा। टी के जगह हमें टाइम रखना है। क्लियर, चलिए अब फटाफट से जो है यहाँ पे आप पानी की मात्रा बताइए। तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, देखिए 200 मीटर गुने 150 मीटर, 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर हो गया गुना 150 मीटर हो गया। और इसमें जो है कितना मीटर तक पानी भरना है, 2 मीटर तक पानी भरना है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, उस टंकी का आयतन हो गया, पानी का आयतन हो गया, जहाँ जितना हमें पानी यहाँ पे भरना है। ठीक है, इतना ही पानी भरना है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यह क्या है, पानी का आयतन हो गया। तो पानी की मात्रा कुल इतना हमें करना है। ए की जगह क्या लिखेंगे, पाइप के मुहाने का क्षेत्रफल। तो मुहाना देखिए लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो 1.5 मीटर और गुना क्या हो जाएगा, 1.25 मीटर। क्लियर, चलिए आगे देखिए स्पीड क्या है आपका, स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऐसे लिखते हैं हम लोग प्रति आवर। तो 20 को अपने जगह पे रहने दीजिए, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 1000 से, तो इतना मीटर हो गया। और प्रति घंटा है, इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 60 मिनट लिखेंगे ना। प्रति घंटा, इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 60 मिनट लिखेंगे यहाँ पे। यह हमारा मिनट हो गया। ठीक है, 60 मिनट लिखेंगे। देखिए किलोमीटर को मीटर में बदले, 1000 से गुना, और गुना यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, टाइम रहेगा। यानी इसी का तो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बताना है। क्या बताना है हमें, टी का वैल्यू, यानी कि टाइम का। आइए बाकी चीज़ अब यहाँ पे हम लोग को सोल्व करना है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यानी टोटल 3 अंक के बाद दशमलव। तो 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे में 1 पर 3 जीरो लिखेंगे, 1 पे 3 जीरो नहीं, यानी 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल। यहाँ देखिए इधर मीटर 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 कितनी बार, 3 बार, तो इधर भी मीटर 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 3 बार है, 3 बार से 3 बार आपका कम कैंसिल हो गया। आगे चलिए, जो वैल्यू कट रहा है उसको काटते चलिए। 20 से काटेंगे, 20 दिया कितना हो जाएगा, 60। 3 से काटेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15। और आगे 125 से हम काटते हैं, अगर हम 125 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, और 25 छक्के क्या होता है आपका, 150 होता है। आगे देखिए हमारे पास 5 गुने 5 है, तो पंचे 25, 25 से हम काटेंगे 200 को, 25 अठे कितना हो जाएगा, 200।
उधर कोई वैल्यू नहीं है, तो जो बच गया उसका आपस में गुना करिए। तो 8 गुने 6 48 गुना 2 कितना हो जाएगा 96। और मिनट देख लीजिए इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 96 मिनट बराबर इधर क्या है आपका केवल टी बचा हुआ है। तो टाइम कितना लग जाएगा आपका, टोटल टाइम आपका लग जाएगा 96 मिनट। तो यह फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रख करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो है निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यह क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, चाहे वक्र पृष्ठीय बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बोला है कि गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए। आप बताइए कि गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर त्रिज्या कितना हो जाएगा r+2 हो जाएगा, यही तो होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा 4/3 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, यह आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। जब त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आर के जगह r+2 हो गया। जब पहले वाला क्षेत्रफल क्या था, पहले वाला था 4 पाई आपका यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, यह पहले वाला। जब त्रिज्या आर था तो क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, जब त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करेंगे तो अब क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और इस दोनों में जो अंतर है, बोला है कि यह जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह इससे 704 ज्यादा है, यानी दोनों में अंतर कितना का है, दोनों में अंतर आपका 704 का है। यहाँ पे हम 4 पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, 4 पाई कॉमन लेंगे तो 4 गुने पाई के जगह क्या हो जाएगा 22/7, 4 पाई कॉमन ले लिए। अब हमारे पास देखिए क्या बचा, इधर बचा है r+2 का होल स्क्वायर। 4 पाई यहाँ भी है 4 पाई यहाँ भी है, तो 4 पाई कॉमन ले लिए, पाई की जगह 22/7। r+2 का होल स्क्वायर करिए, a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना r गुना 2 कितना हो जाएगा 4r, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, इतना माइनस 4 पाई तो कॉमन ले चुके हैं, इधर क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो आपका दे रखा है 704। ठीक है, अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। देखिएगा सबसे पहले आर स्क्वायर इधर प्लस में, आर स्क्वायर इधर माइनस में कैंसिल आउट होगा। 22 से इसको काटिए, देखिए कितना बार में कटता है, 22 त्रिक 66, 4 बचेगा, 22 दूना 44, 4 है 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4 अठे 32 हो जाएगा। इधर हमारे पास देखिए 4r + 4 ही तो बचा है, बराबर 7 इधर इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 7 अठे कितना हो जाएगा 56 होगा। यहाँ से 4r का वैल्यू बोलिए क्या होगा +4, 56 में से घटेगा उधर जाकर के 52, 4 से काटेंगे 52 को कितना हो जाएगा 13, तो r का मान 13 आ गया। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है कि वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना होगा r, तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या 15 हो जाएगा। देखिए वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या r+2 है, तो जो हमारा आंसर होगा ना, आंसर क्या होगा r+2, क्योंकि पूछा है वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 13 निकाले, वृद्धि के बाद 13 + 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हम लोग 15 चुनेंगे। ठीक है, अब देखिए जब कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना तो हम इस स्टेप से शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करना, और सीधे हम लोग यहाँ तक आते आते अपना आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सवाल नंबर अब हम लोग देखेंगे 4। यहाँ बोला है एक दीवार का 10% भाग मोटेरे से भरा हुआ है, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी। यहाँ पे ना हमें लग रहा है ऐसा, हाँ ठीक है, 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या। जब भी किसी दीवार को बनाने में लगने वाले ईंटों की संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, दीवार का आयतन निकालेंगे और उसमें भाग करेंगे ईंट के आयतन से। दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से भाग करिएगा, निकल जाएगा ईंटों की संख्या। तो दीवार का देख लीजिए, लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। लंबाई कितना है, लंबाई है 24 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है आपका 8 मीटर, और इसके अलावा ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है आपका 60 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए यह आपका हो गया लंबाई, यह चौड़ाई, यह आपका ऊंचाई। क्लियर, अब यह दीवार का आपका क्या हो गया आयतन, जो आयतन है ना इसका सिर्फ हमें क्या करना है, इसका सिर्फ हमें 90% यानी 90/100, सिर्फ इसका 90% यानी कि 90/100 जो है वह हमें भरना है, क्योंकि 10% पहले से भरा हुआ है। तो इतना दीवार हमें भरना है, किससे भरना है, ईंट से। तो ईंट का आयतन बताइए, ईंट का लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है आपका
चौड़ाई यहाँ पे दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है आपका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब बोलोगे कि सर इस बार सेंटीमीटर क्यों लिखे हैं, इस बार सेंटीमीटर हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यूनिट अलग अलग रूप में है, कहीं मीटर है कहीं सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए मीटर का मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो हम ऐसा करते हैं ना, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसके बदले में 100, 24 गुने 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 गुने 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल दिए। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए, देखिए 100, 24 मीटर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 24 गुने 100, और 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 8 गुने 100, तो 100 गुने 100 इतना वैल्यू आएगा। अब देखिए यह सब का सब सेंटीमीटर है, यह सब सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो नीचे भी सब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, सब आपका सेंटीमीटर है ना। इसको मीटर से सेंटीमीटर में ले गए 100 से गुना, इसको भी मीटर से सेंटीमीटर में ले गए 100 से गुना, यानी ऊपर में एक यह सेंटीमीटर बना, एक यह 3 सेंटीमीटर ऊपर में और 3 सेंटीमीटर आपका यूनिट नीचे में। काट दिए, आगे देखिए, आगे और जो वैल्यू कटने वाला है उसको काटिए। देखिए यहाँ पे 00 से आपका क्या होगा, 00 इधर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और आगे 24 से आपका 24 कैंसिल हो जाएगा, 8 से आपका 8 कैंसिल हो गया, 12 से काटेंगे 12 पंचे 60 कैंसिल हो गया, जो बच गया वैल्यू उसका आपस में गुना करिए, तो 9 पंचे 45 हो जाएगा, और 45 के ऊपर 1 और 2 इधर 3 जीरो और आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, बोला है यहाँ पे कि एक कालीन की सफाई के लिए एक ऑर्डर दिया गया, कालीन की सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया गया, ठीक है, जिसका चौड़ाई 6 मीटर, यहाँ देखिएगा इसका चौड़ाई कितना मीटर है, चौड़ाई है आपका 6 मीटर, क्लियर। आगे और बोला है लंबाई चौड़ाई का 1.44 गुना, और लंबाई कितना है, लंबाई जो है ना वह चौड़ाई का आपका, लंबाई चौड़ाई का, चौड़ाई 6 मीटर है ना, तो इसका 1.44 गुना है, ठीक है। यूनिट एक बार देख लेते हैं, रुपए प्रति वर्ग मीटर, यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर है, ठीक है, मीटर का हमें कोई बार बार लिखना जरूरी नहीं है। तो यह आपका हो गया चौड़ाई, यह हो गया लंबाई, चौड़ाई बोला है इतना है और लंबाई बोला कि इतना है, ठीक है। आगे अब क्या बोला है कि उस कालीन का मूल्य कितना होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका लंबाई और चौड़ाई पहले वाले के 40% अधिक और 25% अधिक। देखिए लंबाई 40% अधिक, यानी लंबाई पहले से इतना था, अब इसको 40% अधिक करिए, मतलब इसका 140% निकाल लीजिए, अब नया लंबाई यह हो गया। और चौड़ाई को क्या करना है, चौड़ाई को यहाँ पे देखिए 25% बढ़ाना है, तो चौड़ाई का अब 125% निकाल लीजिए, क्योंकि पहले वाला चौड़ाई नहीं रहेगा, अब इससे जो है 25% हमें बढ़ा लेना है। तो अब चौड़ाई इतना, अब लंबाई इतना, क्या बोला था भाई, चौड़ाई दे रखा था, लंबाई चौड़ाई का इतना गुना, तो यह पहले वाला हो गया। अब बोला है कि कालीन का मूल्य कितना होगा जिसका लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन से क्रमशः 40%, यानी लंबाई 40% अधिक, पहले वाला लंबाई जो भी है यही था, इसे 40% अधिक और चौड़ाई 25% अधिक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या करेंगे हम क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकलता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इससे निकलेगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जो भी आएगा उसमें कितना से गुना करेंगे, 45 से गुना करेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर के रूप में आएगा। अब क्षेत्रफल जो भी आएगा अगर हम उसमें 45 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई हो गया, उसमें हम कितना से गुना करेंगे, 45 से गुना करेंगे, क्योंकि यह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में प्रति वर्ग मीटर जो खर्च लग रहा है उससे गुना करिएगा, तभी तो कुल खर्च निकलेगा। अब हमें क्या करना है, इस टोटल कैलकुलेशन में नहीं जाना है। आप सोचिए कि किसी भी नंबर में आप 45 से गुना कर रहे हैं तो वह नंबर 45 से कटेगा। अब किसी भी संख्या में 7 से गुना करिए तो वह 7 से कटेगा, जैसे 7 से 1 में गुना करिए 7 7 से कट जाएगा, 7 से 2 में गुना करिए 14 7 से कट जाएगा, 7 से 3 में गुना करिए 21 7 से कट जाएगा। तो किसी भी नंबर में आप जिससे गुना करते हैं उससे वह नंबर कटेगा, तो जो भी वैल्यू होगा उसमें 45 से गुना करेंगे, तो 45 से गुना करेंगे तो वह नंबर 45 से कटेगा, यानी हमारा आंसर वह होगा जो 45 से कटेगा। और 45 से कोई नंबर तभी कटता है जब वह 9 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो 9 से कटने वाला ऑप्शन हम लोग खोज लेते हैं। देखिए 4 2 6 1 7 6 13 2 15, 9 से वही कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। तो 3 9 4 13 2 15 6 21, यह भी 9 से नहीं कट रहा है। 4 8 12 2 14 4 18, यह 9 से कट रहा है, यह हमारा आंसर हो सकता है। 8 3 11 6 17, 17 8 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 और 8 33, यह भी आपका 9 से नहीं कटेगा। हमें दो यहाँ पे ऑप्शन है, जो 9 से कटे 5 से कटे वही हमारा आंसर होगा ना, क्योंकि 45 से कटने वाला आंसर होगा। तो 9 से कटने वाला अगर 2 ऑप्शन होता तो फिर 5 से भी हम लोग चेक करते। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है, विकल्प सी। बेसिक तरीका क्या है कि इन दोनों को गुना करके उसमें 45 से गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन कभी कभी हमें क्या करना होता है, थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए इस तरह का दिमाग हमें लगाना होता है। और आगे और भी कई क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग इस तरह का तकनीक जो है उपयोग करेंगे। अगला सवाल देखिए, बोला यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम,
एक घन सेंटीमीटर का भार कितना है? 25 ग्राम। आगे हमें बताना है कि 28 सेंटीमीटर चौड़ा 5 सेंटीमीटर मोटा संगमरमर को का एक ब्लॉक का भार 112 किलोग्राम है। देखिए संगमरमर का भार कितना है? 112 किलोग्राम। 112 किलोग्राम संगमरमर का भार है। इसको ग्राम में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम को ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से गुना, यानी इतना ग्राम आपका संगमरमर का भार हो गया। ध्यान से समझिएगा, एक आपका ब्लॉक है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर मोटा संगमरमर का एक ब्लॉक है। तो संगमरमर का एक ब्लॉक है जिसका चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है, और इसका बोला है कि इसका भार 112 किलोग्राम है। तो 112 किलोग्राम यानी 112 गुने 1000 ग्राम। अब इतना ग्राम इसका भार है, और हमें एक चीज पता है कि 1 ग्राम का भार, 1 घन सेंटीमीटर का भार, यानी 1 घन सेंटीमीटर का भार 25 ग्राम है। तो हम इससे यह पता लगा सकते हैं ना कि भाई इसका आयतन जो आप देख रहे हैं, जिसका चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना है, उसका जो आपका आयतन होगा वह कितना घन सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो कुल भार में 1 घन सेंटीमीटर भार से भाग करने पर हमें क्या निकलता है? हमें इसका आयतन पता चलता है। अब ग्राम से आपका ग्राम कैंसिल हो गया, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब 40 जो वैल्यू आया, गौर से देखिए यहाँ पे जो मान हमारा आया है क्या है आपका? 112 गुने 40, यही है, हम गुना कर सकते थे। यह क्या निकला है? यह आपका निकला है, यह आपका निकल गया आयतन। किसका आयतन निकल गया? आयतन निकला है आपका जो संगमरमर का ब्लॉक है उसका। अब आयतन हमें पता है, आयतन में हम भाग करेंगे किससे? चौड़ाई से। ठीक है, आयतन में हम किससे भाग करेंगे? चौड़ाई से और गहराई से। गहराई यानी कि मोटाई से, चौड़ाई से और मोटाई से तो क्या निकल जाएगा? लंबाई। और हमें यहाँ पे लंबाई ही चाहिए था, लंबाई निकाल लीजिए। काटिए इसको, 28 चौके कितना हो जाता है आपका? 112 हो जाता है, और 5 से काटेंगे, 5 अठे 40 होगा, 8 गुने 4। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर इस क्वेश्चन का 32 हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम। 1 घन सेंटीमीटर देख लीजिए, 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है? 1 घन सेंटीमीटर का भार है आपका 25 ग्राम। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना ग्राम है आपका? 25 ग्राम। तो जितना घन सेंटीमीटर होगा उतना गुना 25 करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो है बोला है लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई हम L मान लिए। चौड़ाई तो हमें पता है ना, चौड़ाई कितना है? 28, और ऊंचाई तो हमें पता है, ऊंचाई कितना है आपका? ऊंचाई है आपका 5। इसका हमें क्या बताना है? भार। तो इतना घन सेंटीमीटर देख लीजिए, 1 घन सेंटीमीटर का भार पता है 25 ग्राम, तो इतना घन सेंटीमीटर का भार कितना हो जाएगा? इतना गुने 25 ग्राम। जबकि कुल भार हमारे पास कितना है? 112 किलोग्राम, यानी 112 गुने 1000 ग्राम। यही तो है। अब इसी को सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यही चीज सोल्व करने के बाद वैल्यू आपका इतना आ जाता है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 7 में। बोला है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल 38। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L + B + H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना? 38 है। आगे और बोला है इसके विकर्ण का लंबाई 22। विकर्ण का लंबाई यानी कि L² + B² + H²। विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर, देखिए रूट अंडर L² + B² + H² होता है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण इतना होता है, जबकि दिया कितना है? 22। तो एक बात बताओ कि अगर यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा? हो जाएगा। तो L² B² H² बराबर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 22 का स्क्वायर। यह वैल्यू इतना दे रखा है। ठीक है, समझिएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल 38, तो यानी L + B + H बराबर 38। विकर्ण यानी विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर L² + B² + H² का मान 22 है। तो L² + B² + H² का मान रूट हटाएंगे, इसका क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या बताना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + LH इतना होता है। LB + BH + LH, यह क्वेश्चन आपको पहले भी कई दफा बहुत अच्छे तरीके से कराया जा चुका है। हमें यह चीज इस क्वेश्चन में बताना है। अब जब इस तीनों नंबर को गौर से देखिएगा ना, तो पता चलेगा कि यह अलजेब्रिक फॉर्मूला के ऊपर आ रहा है। और वह फॉर्मूला क्या है आपका? L + B + H का होल स्क्वायर। तो L + B + H का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अपने मन से फॉर्मूला डालना है। यह आपका होता है L² + B² + H² + 2 × LB + BH + LH। LB + BH + LH, यही होता है आपका L + B + H का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? हमें इसका मान चाहिए, क्योंकि हमें बताना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इसका मान यहाँ पे चाहिए। अच्छा देखिए, L + B + H का मान कितना है? 38। तो इधर क्या हो जाएगा? 38 का स्क्वायर होगा।
भाई एल प्लस बी प्लस एच का मान 38 है, तो इसका स्क्वायर यानी 38 का स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है 22 का स्क्वायर, तो बराबर किस तरफ 22 का स्क्वायर प्लस में इधर आएगा, तो 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में, और यही वैल्यू किसका होगा, यही वैल्यू आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच का हो जाएगा, है ना। एल बी प्लस बी एच प्लस किसका, एल एच का हो जाएगा। अब इसको देखिए सोल्व करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या करते हैं हम ए प्लस बी, तो जोड़िए 38 प्लस 22 कितना हो जाएगा 60, और एक बार ए माइनस बी, 38 में से 22 माइनस करिए कितना हो जाएगा 16, तो 16 छक्के 96 यानी कि 960, यह वैल्यू किसका आएगा इसका, यानी क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच का मान हमें यहाँ निकालना था। आगे चलिए, बोला है एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसके चौड़ाई से 5 गुना अधिक है। एक दीवार जो है, एक दीवार उसका क्या है आपका, यहाँ पे दीवार के बारे में बोला है कि उसकी चौड़ाई से 5 गुना अधिक है और लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुना अधिक है, यानी दीवार का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो इस क्वेश्चन में दे रखा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यहाँ रेशियो दिया है। क्या बोला है, बोला है कि चौड़ाई से 5 गुना अधिक, ऊंचाई जो है चौड़ाई से 5 गुना अधिक, यानी चौड़ाई 1 तो ऊंचाई कितना, ऊंचाई हो जाएगा 5। आगे, और लंबाई ऊंचाई से 8 गुना, और लंबाई जो है ऊंचाई से 8 गुना, तो ऊंचाई 5 है तो 5 का 8 गुना, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यहाँ पे रेशियो हमें पता लग गया। आगे देखिए, आयतन दे रखा है, हम ऐसा करते हैं प्रत्येक में x से गुना कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो जो होता है उससे यह पता नहीं चलता है कि अब वैल्यू पहले कितना गुना था, सिंप्लीफाई हो गया वैल्यू आता है। तो इसमें भी x लगाए, इसमें भी x लगाए, इसमें भी x लगाए, अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुना करने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, प्रत्येक में x से गुना कर दिए। अब आयतन दे रखा है तो आयतन निकालिए, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो जब आप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करिएगा तो 40 गुने 1 गुने 5 कितना हो जाएगा 200, 40 गुने 1 40 पंचे 200, और x गुने x क्या हो जाएगा x क्यूब, तो 200 x क्यूब इधर आ गया, जबकि आयतन यहाँ पे क्या है 12.8 घन मीटर, 12 दशमलव क्या है 8 घन मीटर है, 12.8 घन मीटर है। अच्छा देखिएगा यहाँ पे 12.8 घन मीटर है, यानी यहाँ लिख देते हैं चलिए मीटर क्यूब, चूंकि आगे आंसर जो है हमारा सेंटीमीटर में भी शायद कहीं दे रहा है, मीटर क्यूब हम लिख लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, एक्स का मान क्या होगा 12.8, नीचे में कितना होगा आपका 200 इतना मीटर क्यूब, और जब हम यहाँ से देख लीजिए यहाँ एक्स क्यूब का इतना मान होगा ना, एक्स क्यूब का यह मान होगा, तो एक्स का मान क्या होगा इसका क्यूबिक रूट, लेकिन उसको बाद में करते हैं, एक्स क्यूब का मान निकालते हैं। देखिएगा अगर हम पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, पॉइंट अगर हटा देते हैं तो नीचे में 1 जीरो और आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है, और अगर 4 से इसको काटे, 2 से ही काट लेते हैं तो 2 छक्के 12 2 चौके 8 64 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे यह कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब बताइए एक्स क्यूब का वैल्यू इतना है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा इसका घनमूल, तो 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, 1000 का घनमूल 10 हो जाएगा, और मीटर क्यूब का घनमूल मीटर हो जाएगा, तो 4 में जब 10 से भाग करिएगा तो 0 पॉइंट क्या होगा 0.4 मीटर हो जाएगा। तो 0.4 मीटर आपका एक्स का मान आया। एक्स का मान आया, हमें क्या बताना है दीवार की चौड़ाई, तो दीवार की चौड़ाई 1x, तो 1 गुने एक्स का वैल्यू कितना आया आपका 0.4 मीटर, तो आपका आंसर जो है वही 0.4 मीटर ही रह जाएगा। यही क्या होगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, 0.4 मीटर नहीं है किसी ऑप्शन में क्या। जीरो 0.4 मीटर, सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा देखिए, ऐसा करते हैं इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारा क्या है सेंटीमीटर के रूप में दे रखा है, ठीक है। तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 सेंटीमीटर कर लीजिए। अब 100 सेंटीमीटर करेंगे क्या होगा, यहाँ देखिए 4 के ऊपर कितना जीरो 2 जीरो, तो 4 के ऊपर यहाँ से 2 जीरो आएगा, और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव, यानी कि 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। हमें लगा 0.4 मीटर ऑप्शन में दिया है, 0.4 मीटर नहीं है, तो फिर इसको सेंटीमीटर में बदल लिए, 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, बोला है एक समबाहुभुज में 35 विकर्ण है, उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा। समबाहुभुज के विकर्णों का संख्या निकलता है n इंटू n माइनस 3/2 से, n इंटू n माइनस 3/2 का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 35 दे रखा है
है ना। तो यहाँ से n का वैल्यू आप कंपेयर करके निकालिए। सोचिए n के जगह ऐसा कौन सा मान रखे कि n इंटू n-3 का मान 2 आ जाए। बोला है एक समबहुभुज का विकर्ण 35, तो किसी भी पॉलीगन का बहुभुज के विकर्णों की संख्या हम इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, n इंटू n-3/2 से। तो n के जगह ऐसा नंबर क्या रखे कि इसका वैल्यू आपका कितना आ जाए 35। तो अगर 10 लेते हैं तो 10 और 10 माइनस 3 7, 70/2 35 आपका आ जाएगा। तो n का वैल्यू क्या होगा 10। आप बोलोगे सर सीधे आप 10 कैसे ले लिए, कोई और वैल्यू रख के देख लीजिए पता चलेगा। 8 लीजिएगा तो 8, 8 माइनस 3 5, 8 पंचे 40/2 कितना होगा 20 होगा, पता चाहिए। 9 रखिएगा तो 9, 9 में से 3 माइनस करिएगा 6, 9 छके 54/2 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। 10 रखिएगा 10, 10 माइनस 3 7, 10 गुने 7 70/2 35। तो n का वैल्यू 10 आ गया। अब n का मान 10 आ गया, यानी भुजाओं की संख्या, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन में भुजा कितना है, तो भुजा कितना निकल गया 10। हमें क्या निकालना है उसके अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की जगह 10, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, 8 गुना 180 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 18 कितना होगा 144, यानी 1440 डिग्री। तो 1440 डिग्री आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। आंसर हमें क्या बताना था, सभी अंतःकोणों का योग। तो किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। जब n 10 है 10 माइनस 2 कितना होगा 8, 8 गुने 180 यानी कि 1440। आगे बोला है एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, उसमें मौजूद पानी का आयतन भी दे रखा है। तो टंकी में पानी की गहराई क्या होगी। भाई पानी का आयतन कितना है 2.6 घन मीटर, 2.6 घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, यह आपका पानी का आयतन हो गया। तो पानी के आयतन में, आयतन का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है, तो आयतन में अगर आप क्षेत्रफल से भाग करते हैं, क्षेत्रफल क्या है 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इससे भाग करते हैं, आयतन में क्षेत्रफल से भाग करते हैं तो गहराई निकल जाएगा यानी कि ऊंचाई निकल जाएगा। ये क्या है 2 पॉइंट बोला है मौजूद पानी की मात्रा, पानी की मात्रा मतलब आयतन, तो 2.6 घन मीटर, 2.6 मीटर क्यूब यह पानी का आयतन है। जबकि पानी का क्षेत्रफल इतना है, आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल इतना है, यानी कि क्षेत्रफल इतना है। लंबाई गुने चौड़ाई, यह क्या है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यह क्या है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई में लंबाई गुने चौड़ाई से भाग करेंगे ऊंचाई निकल जाएगा। अब सोल्व करिए, यहाँ देखिए 2.6 तो लिखेंगे ही, गुना मीटर के जगह सेंटीमीटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर होगा। मीटर के जगह हम क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब रहेगा, और साथ में नीचे आपका क्या है 6500 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। सोल्व करिए, 2.6 को अपने जगह पे रहने दीजिए, इंटू 1 पर 100 का क्यूब करेंगे तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो ना होगा, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब 2 जीरो है ना, क्यूब करेंगे तो 3 बार गुना करना पड़ जाएगा। बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सोल्व करिए, यहाँ सेंटीमीटर कितनी बार है 2 बार है, कट जाएगा, यहाँ ऊपर में 1 बार सिर्फ बचेगा। और देखिए पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 1 जीरो और बढ़ेगा ना, यानी 10 नीचे में आ जाएगा, तो नीचे में 2 और 1 3, सॉरी 2 और 1 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो और काट लीजिए। आगे देखिए 13 से काटिएगा 13 दूना 26, 13 से काटिएगा 13 पंचे 65, 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा, या पूरा कटेगा ना, 5 से काटिएगा 20 पंचे 100 यानी 200, 200 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 4 मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भागा, तो 400 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 400 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 4 मीटर। इतना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 मीटर आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है एक बंद घन के विकर्ण के लंबाई का वर्ग, कि घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि घन के लंबाई, विकर्ण के लंबाई का वर्ग, तो ये विकर्ण का लंबाई है, इसके वर्ग के बारे में बोला है कि यह कितना है 2175 है, ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है। सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही पूछा है तो हम यूनिट छोड़ देते हैं। एक बंद घन के विकर्ण के लंबाई का वर्ग, घन का विकर्ण इतना होता है, इसका वर्ग, अब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर होगा, बराबर इधर वैल्यू 2175 है। क्लियर, चलिए 3 से काटेंगे, चूंकि गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 3 सते 21, 3 दूना 6 और 1 15, 3 पंचे 15, 725। 725 किसका मान आ गया ए स्क्वायर का। हमें क्या बताना है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना किसका क्यूब का, यानी कि घन का
वो होता है 6a²। कितना होता है? 6a²। तो 6 गुने a² का मान कितना है? a² का मान 725 है। 725 का फिर से स्क्वायर मत कर दीजिएगा, a² का मान 725 है। इसे गुना करिए, 6 पंचे 30, 0 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 5 हासिल 1, 7 6 के 42 और 1 43, 4350। 4350 यानी विकल्प डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। घन के विकर्ण का वर्ग बोला था। आगे देखिए, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो हमें उस गोले का व्यास बताना है। व्यास का मतलब कि 2r का वैल्यू बताना है। क्या बताना है? व्यास यानी कि ट्वाइस ऑफ r का मान बताना है। गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई, पाई की जगह 22/7 इंटू r²। यह होता है आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सब यही होता है। अब यहाँ दिया कितना है? दिया है 2124 सही 4/7। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो 7 चौके 28, 8 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, 6 हासिल 1, 7 और 1 8 और साथ ही साथ 7 दूना 14। यही वैल्यू आएगा ना। 2000 सत्ते 14000 और 720 सत्ते 140। ठीक है, और प्लस इसमें क्या करते हैं? 4 इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12, 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और बाकी 8 और यहाँ पे 14। तो 1472, 14872 हो जाएगा। तो 14872 आपका क्या है? 14872 जो है बट्टा 7, इतना घन सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2124 सही 4/7 है तो 7 से गुना करिए, 7 चौके 28 और 4 32, 32 के लिए 2 हासिल 3, 7 दूना 14, 3 17 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 और फिर 7 दूना 14। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। यह जो वैल्यू है इसको क्या करना है? काट लेना है। काटिए। हम अगर इसको काटे, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, नीचे से तो नीचे वाला काट लीजिए, 7 से 7 कट गया। अगर हम 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 3, 38, 11 तिया 33, 5 बचेगा 57, 11 चौके 44, सॉरी 57 है ना, तो 11 पंचे 55, 11 पंचे 55। ठीक है, 2 बचेगा, 11 दूना 22, 1352 और 11 से काटेंगे 11 दूना 22। और आगे देख लीजिए, 4 दूना 8 से क्या वैल्यू कटेगा? तो 8 चौके 32, 3 हाँ कट जाएगा तो 2 चौके 8 है, 8 से इसको काटेंगे क्या होगा? 8 एकम 8, क्या बचेगा यहाँ पे? 5 55, 55 हो गया ना। तो 8 छके 48, 7 बचेगा, 8 नमा 72, 169, 169। r² का मान 169 है तो r का मान क्या होगा? इसका वर्गमूल, तो 169 का वर्गमूल 13, तो r का वैल्यू 13 हो गया। आंसर हमें क्या बताना है? हमें बताना है व्यास यानी कि डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ r। तो 2 गुने r का वैल्यू 13 है, कितना हो जाएगा आंसर हमारा? 26। यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही। आगे चलिए, अगला देखिए क्या बोला है। एक बंद घनाकार, घनाभाकार है नहीं, बक्से का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखा है यानी घना भी होगा। 2.5 2 और देखिए लंबाई कितना है? 2.5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना है आपका? 2 मीटर है। और ऊंचाई देख लीजिए 90 सेंटीमीटर है ना, तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो कितना से भाग कर लीजिएगा? 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 9/10 यानी 0.9 मीटर। तो एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, एक ऊंचाई हो गया। क्या बताना, यदि कैनवास की लागत 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो बक्से को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत बताना। हमें क्या बताना है? बक्से को ढकने के लिए टोटल कितना कैनवास आपका लगना है। तो बक्सा का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ है ना, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ढकने के लिए यानी कि टोटल ढकना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें उसका बताना है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बक्से का? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब से पहले भी देखे हैं, LB प्लस BH प्लस क्या होता है? LH। इसी का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बताना है। आइए निकालिए। अच्छा, इसका वैल्यू नहीं निकालना है, हमें क्या बताना है? कुल लागत बताना है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद जो भी क्षेत्रफल होगा प्रति 70 रुपया जो है वर्ग मीटर के हिसाब से खर्च लगता है, तो जो भी क्षेत्रफल होगा उसका 70 गुना, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब इसी का वैल्यू हमें निकालना है। कैनवास का लागत 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 70 से गुना कर लेंगे। अब निकालिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 को अपने जगह रहने दीजिए। ठीक है, 7 दूना 14, यहाँ पे आपका
ठीक है। 7 दूना 14 तो कितना हो जाएगा 140, इधर वैल्यू हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दूना 14 ले लिए। एल बी, तो जब हम इसे दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 2.5 गुना 2 कितना होगा 5, प्लस बी एच 0.9 में 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ पे भी देखिए, प्लस एल एच। एल एच मतलब इसमें इससे गुना करेंगे तो 25 नमा 225 होता है, और दशमलव 2 अंकों के बाद होगा क्योंकि एक अंक के बाद इसमें दशमलव और एक अंक के बाद इसमें। यही आपका क्या हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच का। अब 140 ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, इसका वैल्यू देखिए तो कितना होगा 5, तो 5 रह जाएगा। आगे देखिए 2 और 8 10, 0 हासिल 1, और 2 1 3, 3 5 8 और 1 9, 9.05। अब इसी को आपस में गुना कर लीजिए। देखिए 0 है तो एक तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 14 से गुना करिए, 14 पंचे 70, 0 2 0 आ गया। यहाँ पे पॉइंट भी आपका आएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 14 पंचे 70, 0 हासिल 7 है हमारे पास, और 14 में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, जो हासिल वाला 7 है वही यहाँ पे रहेगा, और 14 नमा 126 यानी 1267 रुपये, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा 1267। अगला देखिए, बोला है यहाँ पे बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। बेलन की त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या है, ऊंचाई से, बेलन की त्रिज्या ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक, यानी ऊंचाई जो भी है उससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा क्या है आपका बेलन का त्रिज्या। बेलन का त्रिज्या उसके ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक। आगे, यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792, भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, यह होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। क्लियर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जबकि यहाँ इस क्वेश्चन में दिया कितना है 792। अच्छा, हमें क्या बताना है, हमें बताना है बेलन का आयतन। ठीक है, चलिए आयतन निकालेंगे। 2 पाई आर एच का वैल्यू 792। अब 2 गुने पाई के जगह क्या लिखिएगा आप 22/7 लिखिएगा। ठीक है, आर के जगह हम लिखेंगे h प्लस 5, आर के जगह क्या लिखेंगे हम h प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, आर के जगह h प्लस 5, और बाकी एक h को अपने जगह रहने दीजिए, और बराबर इधर 792 हो गया। ठीक, जब तक इसमें 2 वेरिएबल है तब तक यह सॉल्यूशन नहीं होगा, तो दोनों को एक के फॉर्म में बदल दिए, या तो h के जगह r लिखेंगे या r के जगह h लिखेंगे, तो r के जगह हम h प्लस 5 लिख सकते हैं। सोल्व करिए, 22 से अगर आप इसको काटते हैं ना तो कितना हो जाएगा 22 या 66, यहाँ बचेगा कितना 13, 22 छके 132, और 2 से इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, गौर से देखिए, 22 से अगर काटेंगे 22 या 66, गलत हो गया आपका, 13 बचेगा, 22 छके 132, और 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इधर है h प्लस 5 इंटू क्या है इंटू एच, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 18 से 136। इधर हो गया, चलिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, x के स्थान पर एक ऐसा नंबर लेना है जिससे यही इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो मान रख के देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर मान हम 5 लेते हैं तो 5 5 10, 10 5 से 50, अभी बहुत दूर है, 10 रखिए, 10 5 15, 15 दहाई 150, ज़्यादा हो गया, 9 रखिए, 9 5 14, और 14 ना मान ठीक है 126, तो h का मान यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर हम h की जगह एक ऐसा नंबर रखेंगे जिससे इसका गुणनफल 136, तो h की जगह अगर हम 9 लेते हैं तो 9 5 14, 14 ना मान कितना होता है 126, तो इसका मान 9 हो गया। अब h का मान 9 हो गया तो r का मान यहाँ से निकल जाएगा, h की जगह 9 रखेंगे तो 9 और 5 कितना है 9 5 14, h और r दोनों का वैल्यू यहाँ से। हमें क्या बताना, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह पाई 7 आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखेंगे 14, तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14, और इंटू एच का मान कितना हो जाएगा आपका, एच की जगह हम 9 रखेंगे। सोल्व इसको करिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, 7 से काटेंगे तो 7 गुना 14 हो जाएगा, बाकी वैल्यू को हमें आपस में क्या करना है गुना,
तो एक बार चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या मिलेगा। सिर्फ इकाई अंक जैसे 2 गुना 4, 4 चौके 16 मतलब 6, 9 चौके 14। जो आंसर होगा हमारा उसका इकाई अंक 4 होगा। विकल्प ए और विकल्प डी हमारा आंसर नहीं। रिपीट करें अपनी बात को ध्यान से। हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, हमारा जो आंसर होगा तो इकाई अंक बताइए। तो सिर्फ इकाई अंक का गुना करिए। 2 गुना 4 4, 4 चौके 16 6, 6 9 54, 54 का इकाई अंक 4, यानी हमारा आंसर वही होगा जिसका इकाई अंक 4। जो ऑप्शन हट गया। अब जो आंसर होगा हमारा वो 9 से कटने वाला होगा, क्योंकि सबका जो गुणनफल है इसी संख्या में 9 से गुना करेंगे वो 9 से कटेगा। तो 9 से कटने वाला देखिए 5 5 10, 4 14 4 18, 5 7 5 12 4 16, यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। विकल्प सी जो है सही आंसर होगा। आप इन वैल्यूज को गुना भी कर सकते हैं और गुना करने के बजाय ऑप्शन के हिस्से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 1:3 का अनुपात। बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या अनुपात है? 1:3 का। ठीक है, आगे चलिए। अब बोला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम ऐसा करते हैं इसमें भी x लगा देते हैं, इसमें भी x लगा देते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r 1x और x यानी कि 3x। सही तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि यहाँ दिया कितना है? 900। यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा। x का मान जैसे ही निकलेगा, x का मान जैसे ही निकलेगा त्रिज्या भी निकल जाएगा, ऊंचाई भी निकल जाएगा। आप इसको काट लेते हैं। देखिए अगर हम इस वैल्यू को 3 से काटेंगे तो देखिए 3 या 9, 0 3 से 24, 3 तो 8 आ जाएगा। 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 1 से 54 हो जाएगा, और 22 सत्ते 1 से 54 होता है, तो 22 सत्ते कितना? 124। इधर देखिए 1 गुने 1 स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 कितना हो जाएगा? 49। तो स्क्वायर का मान 49 आया तो x का मान 7 आ जाएगा। अब x का मान 7 है यानी कि त्रिज्या हमारा 7 हो जाएगा और ऊंचाई 7 या 1। क्लियर? आगे देखिए। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया आपका होता है बेलन का। क्या होता है आपका? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना तो होगा ही, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यही होता है ना। तो 2 पाई आर एच का मान इस क्वेश्चन में दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 924, या दे रखा है, निकालना नहीं है। और प्लस हमें कर लेना है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 गुने पाई के जगह 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 गुने 7। सोल्व करिए। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 22 सत्ते 154 दूना 308। तो 924 प्लस 308 क्या होगा हमारा आंसर? 924 प्लस 308। यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 924 में 308 आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 1232। तो 1232 आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1232 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे चलिए। अगला देखिए। समीर के पास 6 सेंटीमीटर, समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है। तो व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताइए कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। वह इसको पिघलाता है और इस पदार्थ का उपयोग करके एक बेलन बनाने के लिए करता है। गोला को पिघला करके बेलन बनाया गया, इसका मतलब गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा। अब आगे देखिए। यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के बराबर, यानी जो गेंद का व्यास है, जो गोला का व्यास है, उतना ही व्यास किसका है? बेलन का। मतलब जो गोला का त्रिज्या होगा उतना ही त्रिज्या इसका आपका बेलन का हो गया। हमें क्या बताना है? हमें इसकी ऊंचाई यानी बेलन का ऊंचाई बताना है। तो गोला का त्रिज्या कितना है? व्यास 6 है तो त्रिज्या आपका 3 होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना? 27। ये आपका हो गया गोले का आयतन। और गोला का जो आयतन होगा, गोला का त्रिज्या 3 है तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि व्यास 6 है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर यहाँ भी 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, और इसका एच हमें बताना है। एच हमें मालूम नहीं है। बोला है बेलन का व्यास गोले के गेंद के व्यास के बराबर। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम काटे तो 3 से काटेंगे, 3 नमा 27 कट जाएगा, और 9 से 9 कट गया। पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कट गया। इधर क्या बचा? 4, और इधर क्या बचा? एच। एच क्या माने थे? बेलन का ऊंचाई। बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। जब भी किसी एक वस्तु को, एक 3D आकृति को पिघला करके दूसरे में बदला जाएगा तो आयतन बराबर हो जाता है। यदि किसी घन के फलक का परिमाप, एक फलक का परिमाप, तो घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा आपका? 4a हो जाएगा। एक फलक का परिमाप यही होगा।
कितना दे रखा है 48। तो बताइए यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 12, यानी घन की एक भुजा 12। तो उसका आयतन पूछा है, तो घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा कितना निकाले हैं 12, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का 1728 यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलिए, बोला किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए त्रिज्या में 50% की वृद्धि, यहाँ समझिएगा ध्यान से, त्रिज्या में कितना का वृद्धि 50% का वृद्धि, यानी कि अभी त्रिज्या अगर 100 है ना तो नया वाला त्रिज्या कितना कर देना है 150 कर देना है। ठीक है, अभी त्रिज्या 100 है तो नया वाला त्रिज्या कितना कर देना है 150 कर देना है। 50% की वृद्धि का मतलब यही हुआ। इसको काट लीजिए, अनुपात में वैल्यू करता है तो काटिए, 50 दूना 100 हो जाएगा। 50 दूना कितना हो जाएगा, 50 से काटेंगे 50 दूना 100 और 50 तिरिक 150 हो जाएगा। तो त्रिज्या यही होगा। आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि, तो आयतन बताइए क्या होगा। तो त्रिज्या का क्यूब करिएगा, देखिए त्रिज्या दे रखा है ना, सिर्फ इसका क्यूब करिएगा आयतन निकल जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना, 3 का क्यूब 27। आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखिए जिसका त्रिज्या 2 होगा उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब। और जिसका त्रिज्या आपका 3 होगा उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई 3 का क्यूब। तो 4 अनुपात है तो अनुपात 4/3 पाई, यहाँ भी है यहाँ भी कैंसिल हो गया। यानी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या का जो रेशियो होगा उसका क्यूब जो है वो आपका आयतन का रेशियो हो जाएगा। तो आयतन क्या होगा 8 से 27 हो गया। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ आयतन में, तो आयतन 8 से 27 हो गया, यानी कि 19 का वृद्धि हुआ आयतन में। कितना का वृद्धि 19 का, पहले कितना था 8। प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ, तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। अब 1900/8 आप कर लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। 1900/8 का मान क्या होगा, 8 से इसको काटिए, 8 दूना 16, 3 बचेगा 30, 8 तिरिक 24, 6 बचेगा 60, 8 सते 56, 4 बचेगा 40, 8 पंचे 40, यानी 237.5%। यही आपका क्या होगा, इसके त्रिज्या में वृद्धि होगा। दूसरा देख लीजिए तरीका क्या है, 50% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि आपका 150 हो जाएगा त्रिज्या कितना से 100 से। तो त्रिज्या अगर 150 हो रहा है 100 से, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन इसका क्यूब कर लीजिए। और कितना प्रतिशत अब आयतन हो जाएगा, तो 100 से गुना कर लीजिए, परसेंटेज में वैल्यू निकल जाएगा। इसको सोल्व करिए, देखिए 50 दिया 150, 50 दूना 100 हो गया, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब कितना निकला 8 गुना 100 है तो 100 करिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 25, 25 गुने 27, 25 गुने 25 625, और 625 में आप गुना करिएगा 50 से तो 675/2 आएगा। 675/2 का मान निकालिए, 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 तिया 6, एक बचेगा 15, 2 सते 14, एक बचेगा पॉइंट देंगे 10, 2 पंचे 10, 337.5 हो जाएगा। इसका मतलब देख लीजिए 337.5% हो गया। तो वृद्धि कितना का हो गया, तो 100 से जितना ज़्यादा होगा, तो 100 से कितना ज़्यादा होगा, इसमें से 100 माइनस कर लीजिए। तो 337 में से 100 माइनस करिए, यहाँ से 100 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 237.5। तो दूसरा तरीका यह है आपका, इस तरीके से भी आप जो है यह निकाल सकते हैं कि आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। 22/7 पाई का मान दे रखा है। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 70 और ऊंचाई 110। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू h प्लस आर या r प्लस h, यही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2πrh प्लस 2πr²। 2πr², 2π दोनों जगह है, कॉमन लेंगे तो यहाँ r बचेगा यहाँ h बचेगा। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2πr इंटू r प्लस h या h प्लस r, यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालिए, 2 गुने पाई के जगह 22/7, r का मान इस क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है, त्रिज्या कितना बोला है 70, तो r के जगह रखेंगे 70 इंटू r प्लस h, तो r है 70 और ऊंचाई है 110, तो 70 और 110 क्या होगा 180 हो जाएगा। इसी को गुना करिएगा, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 7 से काटेंगे, 7 दाही कितना हो जाएगा 70। ठीक है, जो आंसर होगा उसके लास्ट में 2 जीरो होगा, इकाई अंक निकालिए, 2 दूना 4, 4 अठे 32, 2 जीरो के बाद 2 वाला एकमात्र ऑप्शन है, विकल्प सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप चाहे तो गुना कर सकते हैं। 18 दूना 36, 36 में देखिए 18 दूना 36, 36 में 22 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72 हासिल 7, 36 दूना 72 और 7 79, 792, और यहाँ 10 और यहाँ 1 जीरो, यानी कि इस पर डबल जीरो हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे, 2 जीरो के बाद इकाई अंक क्या होगा 2 होगा।
उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 12। अभी जस्ट बताए हैं क्या होता है, 2 पाई 2 × 22/7 इंटू आर, तो आर का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 7, और इंटू एच प्लस आर, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19। सोल्व करिए, 7 से 7 कैंसिल। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर जो दिया है पाई के रूप में ही दिया है, तो हम क्या लिखेंगे 2, क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर, तो आर के जगह क्या लेंगे हम 7 इंटू एच प्लस आर, तो 12 7 19, तो 19 × 7 = 63 दूना, 19 × 7 = 133 दूना 266, तो 266 पाई आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या लिखे हम 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आंसर चूंकि पाई के रूप में ही था इसलिए पाई का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं रखे। एक बेलन का आयतन दे दिया है, ऊंचाई दे रखा है, हमें त्रिज्या बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बताइए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू नहीं दे रखा है तो आर स्क्वायर, और एच का मान कितना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 70, जबकि आयतन है कितना 5500। आयतन आपका यहाँ पे 5500 दे रखा है। सोल्व इसको करिए, देखिए 7 से तो पहले 7 कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल, 7 कितनी बार में होगा 10 बार में, और आगे देखिए 0 से हम यहाँ पे 0 भी कैंसिल कर दिए। 11 से काटेंगे 11 दूना 22, और 11 से काटेंगे 11 पंचे 55, 50 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना होगा ये आपका 25 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान 25 है ना, तो आर का मान बताइए कितना होगा, आर का मान आपका 5 हो जाएगा। हमें क्या बताना है आधार का व्यास, तो डायमीटर यानी कि व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 × 5, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना होगा 10 हो जाएगा। 2 × 5 व्यास पूछा है, ध्यान रखिएगा व्यास पूछा है, त्रिज्या का 2 गुना हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 84, तो व्यास 84 है तो त्रिज्या कितना होगा, भाई व्यास 84 है तो त्रिज्या जो होता है वो आपका व्यास का आधा होता है, तो 84 का आधा यानी कितना होगा 42। अब हमें क्या बताना है, इसका त्रिज्या दे रखा है, आयतन गोला है ना, तो 4/3 गोला का आयतन होता है पाई, पाई के जगह 22/7 आर क्यूब, तो आर के जगह 42, 42 का क्यूब 42 × 42 × 42, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। समझिएगा इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 7 या 21, 21 दूना 42 कट गया, जो आंसर होगा उसके लास्ट का अंक देखिए क्या होगा, 4 दूना 8, 8 8 दूना 16 6, 6 दूना 12 2, 2 दूना 4, जो आंसर होगा उसके लास्ट में 4 होगा। तो लास्ट में 4 वाला 2 ऑप्शन आपका बचा, लास्ट में 4 वाला कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है हमारे पास सी और डी, तो वही हमारा आंसर हो सकता है। देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16 6, 6 दूना 12 2, 2 दूना 4, लास्ट में 4 वाला ही हमारा आंसर होगा। और देखिए और कुछ क्लू मिल रहा है, 42, यहाँ 42 है ना, तो 42 से वही संख्या कटेगा जो 3 से भी कटे 7 से भी कटे, तो 3 से कटने वाला नंबर इसमें चेक करिए, 3 2 5 3 8 4 12 3 15 4 19, यह नंबर आपका 3 से नहीं कट रहा है, यह आंसर नहीं होगा क्योंकि 42 से वही कटेगा जो 3 से भी कटे। तो 4 10 4 14 15 3 18, यह नंबर हम आपका जो है वो आपका 3 से कट रहा है। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कॉमन सेंस का उपयोग करके अपना कैलकुलेशन का टाइम जो है वो बचा सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोला बनाया जा सकता है। हम क्या करेंगे, देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला कितना बनाना है, तो 12/2 करिए और बस इसका क्यूब कर लीजिए। 12/2 का मान कितना होगा 6, 6 का क्यूब कितना 216। तरीका क्या कहता है, बेसिक तरीका कि बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 12 का क्यूब में एक छोटे गोले के आयतन से भाग करिए, तो छोटा गोला का आयतन 4/3 पाई तो रहेगा ही 2 का क्यूब। अब 4/3 पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, कैंसिल। देखिए 12 का क्यूब बट्टा 2 का क्यूब, 12/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 12/2 का मान 6, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। आगे चलिए, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², तो 4 पाई के जगह 22/7, इसके अलावा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 पाई r², जबकि यहाँ दिया कितना है आपका 256, 256 है ना, 256 सोल्व करिए। अगर हम इसको काटे, क्या यह वैल्यू हमारा 6 2 8 कटेगा यहाँ पे, चलिए 4 से अगर हम इसको काटते हैं, 4 दूना 8 से काट लीजिए, इधर 11 बचेगा, इधर 2 ले लिए 4 लिए 8, 8 से काटेंगे तो 8 तिरिक 24, 1 बचेगा 16, 8 दूना 16 हो गया। r² का मान देख लीजिए कितना आया, r² का मान हो जाएगा आपका 32 × 7/11। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है इसमें,
बोला एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² 256। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। एक सेकंड देख देख लेते हैं। हमें लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। अच्छा 256 पाई है यहाँ पे। 256 क्या है यहाँ पे? पाई है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। चूंकि पाई के रूप में ही दिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए इसको पाई के रूप में ही लिखिए। 4 पाई r² होता है, जबकि यहाँ दिया कितना है 256 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 64 बार में। तो r² का वैल्यू 64, तो r का मान कितना होगा? 8 हो जाएगा। हमें क्या बताना है? इसका व्यास। तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ r होता है, त्रिज्या का 2 गुना। 2 गुना 8 कितना होगा? 16। आंसर इस क्वेश्चन का आपका 16 मीटर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिए। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में, तो जब क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे ना तो ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए की जगह 50, बी की जगह भी 50 और प्लस 50 × 50/100। 50 × 50 क्या लिखना है? 100 लिखना है। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 50 50 100 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 125। तो 125% की वृद्धि हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? विकल्प बी। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसमें वृद्धि कमी पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? 4 पाई r²। और वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन में ना हम लोगों को कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा? r²। r² को हम लिख सकते हैं r गुने r लिख सकते हैं। तो जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और दोनों में परसेंटेज वृद्धि या कमी हो और उसके बाद इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, ये तो पूछ रहा है, तो हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। और ए बी फॉर्मूला क्या है? a + b जोड़ ab/100। जहाँ a के जगह पहले में वेरिएबल में जितने परसेंट की वृद्धि करते हैं उसको लिखते हैं, बी के जगह दूसरे वेरिएबल में जितने परसेंट की वृद्धि करते हैं उसको लिखते हैं। दोनों जगह प्लस रहने पर यहाँ प्लस रहता है, ab/100। और इस तरीके से हम लोग अपना आंसर यहाँ पे निकालते हैं। तो आपका मेंसुरेशन से जितना भी सवाल पूछा गया था 2024 में एलपी एग्जाम के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस को आपको कराए गए हैं यहाँ पे। और बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में देखें तो मेंसुरेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है आपका यहाँ पे आया है। तो अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 दफ़ा जो है हर एक क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आगे आने वाला आपका जो भी पेपर होगा है ना, चाहे आपका एनटीपीसी होना है, आगे ग्रुप डी होना है, इन सब के लिए यह जो है आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी जो है एक बार फिर से हम अगले क्लास में उपस्थित होंगे, जो आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर के। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।